कहते हैं औलाद का सुख किसी भी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वरदान होता है और दुनिया का हर पिता अपनी संतान को दुनिया के सारे सुख देना चाहता है। लेकिन हमारी ये कहानी आज आपको एक पिता के ऐसे पहलू से रूबरू करवाएगी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा भी कर सकता है। और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है चौधरी राज सिंह से, जो अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है फिर कोई जंगली जानवर घुस आया है। अभी जाकर देखता हूँ। राज सिंह बाहर जाता है, देखता है अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इतना कहकर राज सिंह वापस घर में जाने लगता है। उसे एक छोटी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? राज सिंह कहता है। लड़की की फिर आवाज आती है। राज बुरी तरह से डर जाता है और वापस घर के अंदर घुसने लगता है, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खोलो, अरे कोई खोलो दरवाजा। राज सिंह कहता है और इतने में फिर से उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। राज सिंह पीछे मुड़कर देखता है और सामने मौजूद चीज को देखकर वो बुरी तरह से चिल्लाता है और अगले ही पल राज सिंह की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। उसी रात अजीत अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, अरे अरे सुनती हो, जल्दी उठो। अरे क्यों आधी रात को मेरी नींद खराब करते हो? जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ, जल्दी उठो। क्या है, बोलो। वो गांव वाले ताऊ जी की मौत हो गई है। हमें जल्द से जल्द गांव जाना होगा। मौत हो गई? पर कैसे? अरे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी गांव से फोन आया था कि ताऊ चल बसे हैं। फिर तो हमें जल्द से जल्द गांव जाना पड़ेगा। और एक हफ्ते बाद अजीत अपनी पत्नी सोनिया और बेटे यश को लेकर गांव के लिए निकल जाता है। गाड़ी में तेज म्यूजिक ऑन है और यश उस गाने की धुन गुनगुना रहा है। तभी अजीत अपनी पत्नी सोनिया से कहता है, ताऊ जी के परिवार को तो जैसे ग्रहण ही लग गया है। हाँ, देखो कुछ ही महीनों पहले तो उनके जवान बेटे की मौत हुई थी और खुद ताऊ जी ही चले गए। ताऊ जी का तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। अजीत ने ये बात पूरी कही ही थी कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक छोटी लड़की का साया आ खड़ा होता है और अजीत एकदम से ब्रेक दबा देता है। क्या हुआ? एकदम से गाड़ी क्यों रोक दी? वो सामने। सामने क्या? लड़की। कौन लड़की? वहाँ कोई भी नहीं है। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। और अजीत सोनिया की बात सुनकर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब क्या हुआ? लगता है गाड़ी में खराबी आ गई है। एक मिनट, मैं नीचे उतर कर चेक करता हूँ। और वो तीनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और अजीत गाड़ी को चेक करने में लग जाता है। असल में उनकी गाड़ी ठीक एक कब्रिस्तान के सामने खराब हुई है और ये देखकर सोनिया डरते हुए अजीत से कहती है, ये तुमने कहाँ गाड़ी रोक दी है? अजीत बोनेट से बाहर अपना सर निकालता है और थोड़े गुस्से से कहता है, कहाँ खड़े हैं बोलो। और तभी उसकी नजर भी उनके सामने मौजूद कब्रिस्तान पर पड़ती है और उसका गुस्सा डर में बदल जाता है। अजीत डरते हुए कहता है, अरे ये तो कब्रिस्तान है। हाँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे हाँ, लेकिन बिना गाड़ी ठीक किए हम कहीं जा भी नहीं सकते ना।
तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी गाड़ी ठीक कर देता हूँ, तुम बस यश का ख्याल रखना। यश की बात सुनते ही वो दोनों पाते हैं कि यश तो उनके पास है ही नहीं। यश कहाँ गया? तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि यश कहाँ है। और यश को अपने पास न पाकर वो दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अजीत और सोनिया चिल्लाते हुए कहते हैं, यश 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 बेटा, बेटा कहाँ हो तुम? यश यश। और तभी उनको यश कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। अरे देखो देखो, वो रहा यश। यश बेटा, हमारे। यश को कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा देखकर सोनिया और अजीत दोनों यश को लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ही वो दोनों यश के पास पहुंचते हैं, वो दोनों देखते हैं कि यश लगातार एक कब्र को घूर रहा है। यश बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन यश कोई जवाब नहीं देता। अरे चलो बेटा, ये जगह अच्छी नहीं है। और इतना कहकर अजीत यश का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। और तभी उन दोनों को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। सोनिया डरते हुए अजीत से कहती है, ये कैसी आवाज थी? आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। और तभी एक जिस कब्र को यश घूर रहा था, वहाँ उन दोनों को एक छोटी लड़की दिखाई देती है। ये देखकर सोनिया डर के मारे कांपने लगती है और कहती है, वो कौन है? और तभी अजीत को भी वो लड़की दिख जाती है और उसे देखते ही वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। हाँ, हाँ, सोनिया भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से, चल दो। लेकिन अगले ही पल वो लड़की अजीत के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर अजीत बुरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, हाँ, तुम? और तभी वो छोटी लड़की अजीत की गर्दन को अपने हाथों से उखाड़ फेंकती है। और अजीत की कटी गर्दन सीधा सोनिया के पैरों में जा गिरती है और डर के मारे सोनिया वहीं बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जैसे उसे होश आता है, वो देखती है वो लड़की ठीक उसके सामने खड़ी है। लड़की का चेहरा देख सोनिया की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं और वो कहती है, रिया, मेरी बेटी रिया। 10 साल पहले सोनिया ने अभी अभी हॉस्पिटल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अजीत अपने पहले बच्चे को देखकर खुश होने के बजाय गुस्से से पागल हुआ जा रहा है। अपने पति के गुस्से से भरी शक्ल देखकर सोनिया कहती है, क्या हुआ जी? तुम अपने बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। ये तुम पूछ रही हो सोनिया कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अरे तुम्हें तो अपनी शादी की शुरुआत से ही पता है कि मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए था। अजीत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, इसमें अब चाहे लड़का हो या लड़की। और एक बार तुम अपनी बेटी की तरफ देखो तो सही। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस लड़का चाहिए। और अजीत अपनी बेटी की सूरत देखे बिना ही कमरे से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सोनिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही 8-9 साल गुजर जाते हैं और उसकी बेटी रिया भी बड़ी हो जाती है। लेकिन अजीत के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि इन 9 सालों में अजीत ने ना तो कभी अपनी बेटी रिया को गोद में उठाया है और ना ही उसे उसका नाम लेकर पुकारा है। वहीं रिया इन 9 सालों में अपने पिता के प्यार के लिए तरसती ही रही है और रिया चाहती है कि उसके पापा उसे कभी उसके नाम से बुलाए और अपनी गोद में उठाकर उसके साथ खेले। और एक दिन रिया हिम्मत करके अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा,
आप मेरे साथ कभी बात क्यों नहीं करते और आप मेरे साथ कभी खेलते भी नहीं हैं। मेरी सभी फ्रेंड्स के पापा उनके साथ खेलते हैं। पर अजीत अपनी बेटी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। बोलिए ना पापा, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप मेरे से कभी बात भी नहीं करते और ना मुझे अपनी गोद में उठाते हैं। अजीत रिया की बात का जवाब देने के बजाय उससे मुंह फेर लेता है। ये देखकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पापा के हाथों को छूते हुए कहती है, बोलिए ना पापा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। हाँ पापा, हाँ। और रिया के छूते ही अजीत रिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझसे दूर रहो। और रिया रोते हुए अपनी माँ के पास चली जाती है। रिया की ऐसी हालत देखकर सोनिया भी गुस्से में लाल हो जाती है और अजीत से कहती है, तुम बाप हो या जल्लाद? कोई अपनी औलाद को ऐसे मारता है भला? मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि वो मेरी औलाद नहीं है। मुझे अपना वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए था। मुझे नफरत है इस रिया से। और इतना कहकर अजीत कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन खिड़की पर खड़ी रिया अपने पापा की सारी बातें सुन लेती है और वो ये सब सुनकर रोने लग जाती है। तभी सोनिया रिया को समझाती है, रो मत बेटा, क्या हुआ? अगर तुम्हारे पापा तुमको प्यार नहीं करते तो मैं हूं ना तुमको प्यार करने वाली। रिया रोते हुए कहती है, मैं क्या करूं मम्मी? अगर मैं लड़का नहीं लड़की हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सोनिया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। और फिर कुछ हफ्तों बाद अजीत सोनिया और रिया को अपने पुश्तैनी गांव लेकर चला जाता है, जहां उसके ताऊ चौधरी राज सिंह का परिवार रहता है। गांव में ताऊ राज सिंह अजीत की बेटी रिया को देखकर कहता है, अजीत बेटा, तुम्हारा तो बिल्कुल सत्यानाश ही हो गया। क्या मतलब ताऊ जी? मैं कुछ समझा नहीं। और क्या अजीत बेटा, जिस आदमी के पास उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा नहीं होना, उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है। अरे अब मुझे लड़का नहीं लड़की हुई तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ ताऊ जी? अरे कर तो बेटा तुम बहुत कुछ सकते हो, अगर चाहो तो। अजीत को उसके ताऊ की कही बात इतनी चुभ जाती है कि वो उस रात को सो भी नहीं पाता। और अगले दिन अजीत अपनी बेटी रिया के पास जाता है और कहता है, रिया बेटा, तुमने कभी पतंग उड़ाई है? रिया पहली बार अपने पापा के मुंह से उसका नाम सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाती है और कहती है, नहीं पापा। तो उड़ाना चाहोगी? हाँ हाँ। तो जल्दी से छत पर आ जाओ। और इतना कहकर अजीत छत पर चला जाता है और रिया भी अपने पापा के साथ छत पर चली जाती है। छत पर जाने के बाद रिया देखती है कि छत पर कोई पतंग नहीं है, इसीलिए वो पापा को कहती है, पापा यहाँ तो कोई पतंग है ही नहीं। अरे बेटा, मेरी गोद में आओ, तुमको पतंग भी दिख जाएगी। अजीत ने कभी भी रिया को गोद में नहीं उठाया था, इसीलिए वो अगले ही पल अपने पापा की तरफ दौड़ती है। लो पापा, मैं आपकी गोद में आ गई। अब बताओ पतंग कहाँ है? अभी दिखाता हूँ। ये ले। और अजीत रिया को छत से नीचे फेंक देता है और खुशी के मारे पागल रिया को कुछ देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके पापा ने उसके साथ ये क्या कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीख पूरे घर से होकर गुजर जाती है और बेचारी रिया मौत की नींद में सो जाती है। आज 6 साल पहले मर चुकी अपनी बेटी रिया को देखकर सोनिया के पूरी तरह से होश उड़ चुके हैं। क्या हुआ माँ, तुम भी मुझे भूल गई क्या? गले नहीं लगाओगी मुझे? रिया,
तुम वापस कैसे आ गई? और तुमने अपने ही पापा को मार डाला? कौन पापा? जिसने पूरी जिंदगी मुझे प्यार से बेटी तक नहीं कहा और जिसने अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला दिया। अपनी बेटी की मुंह से ये बात सुनते ही सोनिया पूरी तरह से चौंक जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारी मौत छत से गिरने से हुई थी, इससे तुम्हारे पापा का क्या लेना देना है? मैं गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। और जिस वंश को चलाने के लिए मुझे पापा ने मारा था, मैं खुद उस वंश को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर रिया पास खड़े यश की तरफ देखती है। ये देखकर सोनिया समझ जाती है कि रिया अब यश को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो यश को लेकर वहाँ से भागने लगती है। पर तभी रिया उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए वो रिया से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बेटा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको सजा तुमने दे दी है। पर रिया की आंखों में बदले की लपटें जल रही है। वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती और रिया चाकू से यश पर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि रिया यश को कोई नुकसान पहुंचा पाती, उसकी माँ सोनिया यश के सामने आ जाती है और वो चाकू सीधा उसके पेट में घुस जाता है। सोनिया दर्द के मारे चीखती है और दर्द के साथ कहती है, प्लीज बेटा, यश को कुछ मत करना। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसमें इस बेचारी की कोई भी गलती नहीं है। और इसी के साथ सोनिया फिर से बेहोशी के सागर में डूब जाती है। अगले पल जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सोनिया अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाती है। यश, यश, मेरा बेटा, यश कहाँ है? तभी नर्स कहती है, प्लीज बेड पर ही लेटे रहिए। नहीं, पहले ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? और इतने में ही एक और नर्स यश को लेकर कमरे में आती है। यश को सही सलामत देखकर सोनिया मन ही मन अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करती है और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन अगले ही पल उसी खिड़की में अपनी बेटी रिया नजर आती है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है और अपनी बेटी के दर्द और उसके ऊपर गुजरे अत्याचारों को याद करके उसकी माँ तड़प उठती है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.